मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड के एक बहुत प्राइवेट प्लेस पर रोज का टाटू था। वो रोज सिर्फ तब ब्लूम करता था जब सच्ची इंटीमेसी के मोमेंट्स होते थे। मैं हमेशा चाहता था कि उस एन्चांटिंग रोज को अपनी आंखों से ब्लूम होते देखूं, लेकिन हर बार उसने मुझे मना कर दिया। ये सब तब तक चलता रहा जब तक मेरे पेरेंट्स की डेथ नहीं हो गई। वो मुझसे 12 साल बड़ी थी और उसने मुझे अपने पास रखकर मेरी केयर की। उसने मुझे इतना स्पॉइल किया कि मैं बस एक ही तरीके से उसका एहसान चुकाना चाहता, खुद को पूरी तरह उससे देकर। लेकिन जब उसे मेरे फीलिंग्स का पता चला, बाई युआन, वो औरत जो मुझे हद से ज्यादा प्यार करती थी, उसने जोर से मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। शिया इचिन, तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। एक ही रात में उसने अपना सारा प्यार और केयर मुझसे वापस ले लिया और उसके तुरंत बाद उसने अपने लिए एक फियांसे ढूंढ लिया। इतना ही नहीं, उसने मुझे उनकी शादी में भी बुलाया। अगले ही दिन बिना उसे बताए मैंने अपनी कॉलेज एप्लीकेशंस चेंज कर दी। मैंने चिंग सिटी से 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर एक यूनिवर्सिटी चूज की। जैसे ही मैंने सबमिट बटन दबाया, फ्रंट डोर खुल गया। मैंने मुड़कर देखा तो बाई युआन अंदर आ रही थी। उसके चेहरे पर वही ठंडी और दूरी भरी एक्सप्रेशन थी जो कुछ दिनों से हमेशा रहती थी। मुझे देखकर उसने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन मेरे पास से गुजरते वक्त शायद उसके दिमाग में कुछ आया। वो रुक गई और आखिर पूछा, आज कॉलेज एप्लीकेशंस की लास्ट डेट है, तुमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी? मैंने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ हो गया। ये सुनते ही उसने अपनी अजीब सी बेचैनी दबा ली, नजर हटाकर बोली, तुमने चिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है ना? ये कोई सवाल नहीं था, ये एक पक्का यकीन। चाहे हमारे बीच कितनी भी दूरियां आ गई थी और हमारा रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हो सकता था, फिर भी मेरा चिंग यूनिवर्सिटी जाना हम दोनों के बीच एक बिना कहा हुआ प्रॉमिस। चिंग यूनिवर्सिटी देश की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक थी और सबसे जरूरी बात, वो इसी सिटी में थी। युआन ने बहुत पहले ही कैंपस के पास एक घर खरीद लिया था। उसका प्लान था कि जैसे ही मेरा एडमिशन हो जाएगा, हम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब भी जब उसका फियांसे था, उसके लिए ये प्लान कभी बदला ही नहीं। एक बार भी उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि मैं सच में उसे छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी आवाज में पूरा यकीन था। मेरे चेहरे पर एक पल के लिए गिल्फ दिख गया। काफी देर चुप रहने के बाद मैंने सर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ। युआन को मेरे जवाब पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उसने बस हल्का सा हाँ कहा और स्टडी रूम की तरफ चल दी। जाने से पहले उसने मुझे याद दिलाना भी नहीं भूला, सेमेस्टर शुरू होने से पहले अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो सीधा मेरे असिस्टेंट के पास चले जाना, वो सब हैंडल कर लेगा। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बाई युआन का फोन बज उठा। उसने फोन निकाला और कॉलर आईडी देखी। उसका ठंडा चेहरा एक पल में ही बहुत सॉफ्ट हो गया। यू नो व्हाट्सअप। उसकी आवाज इतनी जेंटल थी, ऐसी टोन मैंने बहुत टाइम से अपने लिए नहीं सुनी। फिर वो जल्दी से स्टडी रूम में चली गई और जो कुछ मैं कहना चाहता था उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने सर झुका लिया और जो लफ्ज मेरे होठों तक आ चुके थे उन्हें वापस निकल लिया। सच ये था कि मैंने चिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई ही नहीं किया था। मैंने डब्ल्यू यूनिवर्सिटी चूज की थी, जो इस सिटी से सबसे ज्यादा दूर थी। मैं बहुत जल्द तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे जाने के बाद हमेशा खुश रहना। मैंने फोन में टाइम देखा। सेमेस्टर शुरू होने में ठीक 60 दिन बचे थे। मैंने काउंटडाउन ऐप खोली और अपने डिपार्चर के लिए 60 डेज का काउंटडाउन सेट कर दिया। स्क्रीन पर सेकंड्स और मिनट्स को धीरे धीरे कम होते देखते हुए, वक्त को हाथ से निकलते देखते हुए मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बस 60 दिन और फिर तुम हमेशा के लिए मुझसे आजाद हो जाओगी। ये बोलकर मैंने अपना फोन रख दिया और वापस अपने रूम में चला गया। उस रात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आई। मैं काफी लेट उठा। फ्रेश होकर जब मैं नीचे डाइनिंग रूम में गया तो युआन को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखकर वहीं रुक गया। नॉर्मली इस टाइम तक वो ब्रेकफास्ट खत्म करके ऑफिस के लिए निकल चुकी होती। मैंने जानबूझकर लेट उठना चूज किया था ताकि उससे फेस ना करना पड़े, लेकिन मेरी सरप्राइज की बात ये थी कि वो वहीं बैठकर मेरा वेट कर रही थी। मुझे नीचे आता देख युआन ने भौएं सिकोड़ी और बोली, ब्रेक चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अपना स्लीप शेड्यूल खराब कर लो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सर हिला दिया। मैं अभी उससे काफी दूर एक सीट पर बैठा ही था कि वो फिर बोली, मेरा असिस्टेंट थोड़ी देर में आ जाएगा, वो तुम्हें कॉलेज की शॉपिंग के लिए ले जाएगा। मैंने फिर सिर्फ सर हिला दिया, लेकिन मेरी पूरी खामोशी ने युआन का ध्यान खींच लिया। उसे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ तो अलग। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने उससे पहले ही पूछ लिया, सिस्टर इन लॉ, आज आप ऑफिस नहीं गई क्या? आज युंजो के साथ डेट पर जा रही हो? मेरा सवाल सुनते ही उसकी आवाज अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। ये तुम्हारा मैटर नहीं है। उसकी इतनी ठंडी टोन से मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन अगले ही सेकंड मुझे समझ आ गया कि क्या हुआ था। उसने मेरी बात को पूरी तरह गलत समझ लिया। लेकिन सच ये था कि अब मैं सिर्फ उसे अपनी सिस्टर इन लॉ ही मानता था। मैं बस एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा था। मेरे दिल में कोई और मतलब नहीं था। मैं उसे एक्सप्लेन करने ही वाला था कि तभी चू युनजो डोर खोला और अंदर आ गई। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? उसने एक वार्म और बिल्कुल जेंटलमैन वाली स्माइल के साथ पूछा। जब उसे पता चला कि मुझे कॉलेज की शॉपिंग करनी है तो उसने तुरंत खुद मुझे ले जाने की बात कही। वो बिल्कुल एक केयरिंग बड़े भाई की तरह बिहेव कर रहा था। युआन ने भौएं सिकोड़ी जैसे वो मना करना चाहती हो। ये देखकर मैंने भी सर हिला दिया और बोलने ही वाला था कि उन्हें आने की जरूरत नहीं है, लेकिन चू युनजो पहले ही अपनी चेस्ट पर हाथ मारकर उससे प्रॉमिस करते हुए बोला, युआन अब हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, इस हिसाब से मैं यीचिन का ब्रदर इन लॉ हूँ, मुझे भी उसके लिए अपना फर्ज निभाने दो, ठीक है? युआन ने चुपचाप सर हिला दिया। उसने मेरी ओपिनियन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और चू युनजो की तरफ मजबूरी भरी नजर से देखकर बोली, ठीक है फिर हम साथ चलते हैं। युआन को बिना मेरी मर्जी पूछे सब डिसाइड करते देख मैंने बस सर झुका लिया। मेरे होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान आ गई। जो मना करने की बात मैं कहना चाहता था उसे मुझे वापस निकलना पड़ा। खाना खत्म करने के बाद मैं चू युनजो और युआन के साथ मॉल चला गया। सबसे पहले हमने स्टेशनरी खरीदी, फिर विंटर क्लोथ्स लेने के लिए क्लोथिंग सेक्शन में गए। मुझे बार बार विंटर कोट्स देखते हुए देखकर चू युनजो बोला, यीचिन मैंने सुना है तुमने चिंघा में अप्लाई किया है, तुम तो इसी सिटी में पढ़ोगे। जिंग सिटी की समर काफी गर्म होती है और तुम्हारा सेमेस्टर भी समर में ही स्टार्ट होगा, तो इतने सारे विंटर क्लोथ्स क्यों ले रहे हो? मैं एक पल के लिए रुक गया। जिंग सिटी की समर वैसे सच में बहुत गर्म होती है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा हूँ वो जिंग सिटी में नहीं है, वो बहुत दूर नॉर्थ में बिंगचोंग में है। वहाँ साल भर बहुत ठंड रहती है और मैंने वही जगह इसलिए चूज की थी क्योंकि
वो यूनिवर्सिटी जिंग सिटी से सबसे ज्यादा दूर थी। ओ, मेरे पास समर क्लोथ्स अभी काफी हैं, इसलिए पहले विंटर वाले ले रहा। एक ही बार में सब हो जाएगा तो बाद में दिक्कत नहीं हो। मैंने बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कैजुअली एक बहाना बना दिया। दोनों ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्लोथ्स शॉपिंग खत्म होने के बाद युआन ने टाइम देखा, दोपहर हो चुकी थी, इसलिए उसने पहले लंच करने का डिसाइड किया। हम तीनों रेस्टोरेंट गए। युआन ने मेन्यू उठाया और पूरी टेबल भरकर खाना ऑर्डर कर दिया। लेकिन जब डिशेज आई तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या खाऊं। पूरी टेबल चू युन जो के फेवरेट स्पाइसी डिशेज से भरी हुई थी। मेरा स्टमक हमेशा से वीक रहा है और मैं कभी भी स्पाइसी फूड हैंडल नहीं कर पाया। वो खुशी खुशी मेरे बोल में बार बार खाना डाल रही थी। मेरे बोल में सफेद चावल पूरी तरह लाल चिली ऑयल में डूब चुके थे। मैंने बिना सोचे अपनी चॉपस्टिक्स रख दी। ये देखकर चू युन जो थोड़ा उदास हो गया और युआन की तरफ ऑकवर्ड नजर से देखकर बोला, क्या ये चिन मुझे पसंद नहीं करता? मैं जो खाना दे रहा हूँ वो कुछ भी नहीं खा रहा। युआन ने मेरे बोल की तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोली, ड्रामा मत करो, जल्दी से खाओ। उसकी वार्निंग भरी टोन सुनकर मैंने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा, लेकिन मेरे दिमाग में बस वो सारी पुरानी यादें चलने लगी जब वो हमेशा मेरी हर बात का ख्याल रखती थी। मुझे अभी भी याद है, एक बार गलती से मैंने बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया था। मुझे तेज बुखार आ गया था, उल्टियाँ और डायरिया भी हो गया था। वो आधी रात को मुझे हॉस्पिटल ले गई थी और पूरी रात बिना एक पल सोए मेरी केयर करती रही। अगले दिन जब मेरा फीवर उतर गया तब जाकर उसने चैन की सांस ली और थोड़ा रेस्ट किया। उस दिन के बाद युआन ने सीधा रूल बना दिया था कि हमारे घर में स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं बनेगा। एक बार एक सर्वेंट ने जानबूझकर मेरी बात इग्नोर की थी और उसने उसी वक्त पूरा स्टाफ ही निकाल दिया था। इतने सालों तक उसने मुझे हद से ज्यादा स्पॉइल किया था, लेकिन अब सिर्फ चू युन जो को खुश करने के लिए उसने पूरी टेबल स्पाइसी डिशेस से भर दी और मुझे जबरदस्ती वो खाना भी खिला रही थी। आखिर में मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वो खाना निगल लिया। जैसे ही चिली ऑयल मेरी जुबान पर लगा मुझे जोर की खांसी आ गई और मैं लगातार खांसने लगा, लेकिन युआन ने जैसे कुछ देखा ही नहीं। मुझे खाना खाते देख उसने नजर हटा ली और अपना पूरा ध्यान चू युन जो पर लगा दिया। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज लग रहे थे। डिनर के बाद चू युन जो ने वॉक पर चलने का सजेशन दिया। नेचुरली युआन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरा स्टमक ऐसे जल रहा था जैसे उसमें आग लगी हो। मैंने उन्हें मना कर दिया, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। चू युन जो ने मेरी बात को इग्नोर करते हुए फिर कहा, चलो ना साथ चलते हैं, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। हम कुछ देर तक ऐसे ही बात करते रहे। तब तक मेरे पूरे शरीर से पसीना बह रहा था और मेरे होठों का रंग भी उड़ चुका था। मैंने कमजोर सी आवाज में हाथ हिलाकर कहा, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है, मैं सच में नहीं आ सकता। मेरी बात सुनकर चू युन जो ने आखिर मुझे फोर्स करना छोड़ दिया, लेकिन फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, तो पहले तुम्हें घर छोड़ दे। तब युआन ने टाइम देखा और आखिर बोली, मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ वॉक पर चलती हूँ। उसने फाइनल डिसीजन ले लिया, मुझसे वहीं वेट करने को कहा। बोली कि थोड़ी देर में ड्राइवर को कॉल करती हूँ। फिर वो चू युन जो को लेकर पास वाले पार्क की तरफ चली गई, लेकिन मैं बहुत देर तक वहीं वेट करता रहा। जिस ड्राइवर का प्रॉमिस किया था वो कभी नहीं आया। धीरे धीरे आसमान अंधेरा होने लगा। मैंने कड़वी सी हंसी छोड़ दी। विला एरिया में कैब मिलना लगभग इम्पॉसिबल था। अच्छी बात बस इतनी थी कि घर सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। दर्द सहते हुए मैं पैदल ही घर चल दिया। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा मेरे स्टमक का दर्द इतना बढ़ गया कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मैं सीधा बाथरूम की तरफ भागा और जोर जोर से उल्टी करने लगा। मेडिसिन लेने के बाद मैं सिंक के सहारे रेस्ट कर ही रहा था कि अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने फोन उठाकर देखा तो चू युन जो का भेजा हुआ एक फोटो था। उस फोटो में चू युन जो और यू यान एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे, लेकिन अगले ही सेकंड वो फोटो अनसेंड हो गई। उसके तुरंत बाद चू युन जो का एक और मैसेज आया, गलती से तुम्हें सेंड हो गया था, प्लीज इग्नोर कर देना। चू युन जो का मैसेज देखकर मैं बस हल्का सा हंस दिया। मैंने सिर्फ एक ही रिप्लाई किया, बस तुम दोनों खुश रहो। उसके बाद के कुछ दिनों तक चू युन जो लगातार मुझे मैसेजेस भेजता रहा, लेकिन मैंने उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं युआन के दिए हुए सारे गिफ्ट्स एक एक करके बाहर निकाल रहा था। साथ ही मैं अपने पेरेंट्स का छोड़ा हुआ पुराना घर भी बेचने के लिए बायर ढूंढ रहा था। जो भी पैसे मिले मैंने सब एक ही बैंक कार्ड में रख दिए। स्कूल शुरू होने के बाद मेरा प्लान था कि ये कार्ड युआन को दे दूंगा, ताकि इतने सालों तक मेरी परवरिश करने का एहसान कुछ हद तक चुका सकूं। सब कुछ बेचने के बाद मेरे पास सच में कुछ भी नहीं बचा था। अपनी ट्यूशन फीस जमा करने के लिए मैं सुबह जल्दी निकलने लगा और रात को बहुत लेट घर लौटने लगा। मैं एक दिन में 3 जॉब्स कर रहा था। गंदा, थका देने वाला या कितनी भी मेहनत का काम हो, मैं सब करने को तैयार था। सिर्फ कुछ ही दिनों में मेरा काफी वेट कम हो गया और मेरी हालत बहुत थकी हुई लगने लगी। एक दिन जब मैं फूड डिलीवरी कर रहा था, मुझे बर्थडे केक डिलीवर करने का ऑर्डर मिला। जब मैं एड्रेस पर पहुंचा तब मुझे पता चला कि वो चू युन जो की विला थी। तब अचानक मुझे याद आया, आज चू युन जो का बर्थडे था। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया कि डिलीवरी करूं या नहीं, लेकिन ऑर्डर टाइम आउट होने वाला था, इसलिए मेरे पास केक अंदर ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अंदर जाने से पहले मैंने अपनी डिलीवरी कैप और नीचे खींच ली और मास्क पहन लिया ताकि कोई मुझे पहचान न सके। मैंने डोर नॉक किया और जैसे ही मैं चू युन जो से डिलीवरी रिसीव करने को कहने वाला था, अचानक किसी ने पैर आगे करके मुझे ट्रिप कर दिया। मैं सीधा आगे गिर गया और मेरा पूरा शरीर केक के साथ जोर से फ्लोर पर जा गिरा। केक पूरी तरह बर्बाद हो गया। चू युन जो के साथ बाहर आए कुछ फ्रेंड्स ने नफरत भरी नजर से देखा और तुरंत पीछे हट गए। तुमसे होता क्या है, इतने केयरलेस कैसे हो, इतना अच्छा केक पूरा खराब कर दिया। मुझे पता था किसी ने जानबूझकर मुझे गिराया था, लेकिन मैंने आसपास देखा और समझ गया कि यहाँ कोई भी मेरे लिए एक शब्द नहीं बोलेगा। मैं बस सिर झुकाकर बार बार माफी मांगता रहा। मेरे आसपास खड़े लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। सिर्फ सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? ये कस्टम केक की कीमत 7 फिगर्स में है। तुम जैसे लूजर के पास इसे पे करने के पैसे भी हैं। उनकी बातों में भरी हुई नफरत से शर्म के मारे मेरा चेहरा लाल हो गया। लेकिन सच ये था कि मेरे पास वाकई उन्हें पैसे देने की औकात नहीं थी। मैं सिर्फ सिर झुकाकर माफी मांग सकता था, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं रुके। तुम जैसे सस्ते डिलीवरी बॉय को अगर ब्लैक
ब्लैक मार्केट में भी बेच दें तब भी इस केक की 1/10 के पैसे नहीं मिलेंगे। चलो ऐसा करते हैं, आज यूनजो का बर्थडे है और केक वेस्ट नहीं होना चाहिए। फ्लोर पर गिरा हुआ ये केक खा लो, फिर हम तुम्हें माफ कर देंगे। उनकी जहर भरी बातें सुनकर चूयून जो बीच में आया और पीस मेकर बनने का नाटक करते हुए बोला, गाइस केक अब गंदा हो चुका है, शायद ये ठीक आइडिया नहीं है। लेकिन बाकी सब जोर से हंस पड़े। क्या मतलब ठीक आइडिया नहीं है? इस जैसे आदमी ने अपनी पूरी लाइफ में शायद इतना महंगा केक कभी टेस्ट भी नहीं किया होगा। यूनजो तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो, इसने तुम्हारा बर्थडे पार्टी खराब कर दिया और हम इससे पैसे भी नहीं मांग रहे, हम तो बस इसका एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं। इसे तो घुटनों पर बैठकर हमें थैंक यू बोलना चाहिए। चूयूनजो जैसे उनकी उल्टी सीधी बातों से मान गया और धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, बस फ्लोर पर गिरा हुआ केक खा लो, फिर ये सारी सफाई भी कर देना। उसने इतना ही कहा था कि तभी बे युआन अंदर वाले हॉल से बाहर आ गई। यहाँ क्या हो रहा है? उसकी पहचानी हुई आवाज मेरे ऊपर से गूंज उठी। मेरा पूरा शरीर एकदम से सख्त हो गया। घबराहट में मैंने और भी ज्यादा सिर झुका लिया। डर था कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले। वहाँ खड़े कुछ फ्रेंड्स तुरंत बोल पड़े और पूरी बात को बढ़ा चढ़ाकर इस तरह बताने लगे जैसे सारी गलती मेरी ही हो। चूयूनजो को शायद डर था कि बे युआन उनकी बुलिंग से नाराज हो जाएगी, इसीलिए उसने जल्दी से कहा, हम इससे केक के पैसे नहीं भरवा रहे, बस थोड़ा सा लेसन सिखा रहे हैं ताकि आगे से काम करते वक्त इतना केयरलेस ना रहे। युआन, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? जैसे ही उसने ये कहा, बाई युआन की तीखी नजर सीधा मुझ पर टिक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे अंदर ही अंदर महसूस हो गया था कि शायद वो पहले ही पहचान चुकी है कि मैं कौन हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी हल्की और बेपरवाह आवाज सुनाई दी। बिल्कुल नहीं। उसके वो बर्फ जैसे ठंडे शब्द मेरे कानों में पड़े। मेरा दिल जोर से कांप उठा। फिर भी मैंने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। सबके मजाक और तंज भरी नजरों को सहते हुए मैंने दर्द को दबा लिया और धीरे धीरे केक की तरफ रेंगने लगा। चारों तरफ से आती हंसी और जहर भरे मजाक मेरे कानों में गूंज रहे थे, लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बस चुपचाप बैठकर फ्लोर पर गिरा हुआ केक थोड़ा थोड़ा करके खाता रहा जब तक उसका एक टुकड़ा भी नहीं बचा। पूरा दिन फूड डिलीवरी करने के बाद मैं अपना थका हुआ शरीर लेकर घर लौट आया। मैं बस अपने रूम में जाकर आराम करना चाहता था। जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, मैं वहीं जम गया। बाई युआन लिविंग रूम के सोफा पर बैठी थी और उसके आसपास का माहौल ही बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। आने वाले तूफान का एहसास होते ही मैंने धीरे से कहा, सिस्टर इन लॉ। वो एकदम सोफा से खड़ी हो गई और उसकी आवाज चाकू की तरह तेज थी। तुम फूड डिलीवरी क्यों कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं देती? तो आखिर उसने मुझे पहचान ही लिया था। फिर उसने मुझे सबके सामने फ्लोर से केक खाने पर मजबूर क्यों किया? शायद सिर्फ चूयूनजो को खुश करने के लिए। मैंने सिर झुका लिया और चुप रहा। अगले ही पल उसकी सख्त आवाज फिर गूंजी, और ये पुराना फैमिली हाउस और मेरे दिए हुए सारे गिफ्ट्स बेचने का क्या मतलब है? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम बिल्कुल पागल हो गए हो? उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे डूब गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी सब पता चल जाएगा। मैं एक पल के लिए घबरा गया, फिर जल्दी से झूठ बोलने की कोशिश की। मुझे उन चीजों की सच में जरूरत नहीं थी, बस पड़ी हुई थी इसलिए बेचती। ये बहुत ही कमजोर बहाना था और वो मेरी एक भी बात मानने वाली नहीं थी। लेकिन वो मुझे और सवाल करती उससे पहले ही उसका फोन बज गया। उसने स्क्रीन देखी, कॉल चूयूनजो की थी। एक ही पल में मेरा सारा गुस्सा उसके चेहरे से गायब हो गया। उसने तुरंत बात वहीं खत्म कर दी और कॉल रिसीव करते हुए जल्दी से बाहर निकल गई। उसे इतनी जल्दी जाते हुए देखकर मैं वहीं खड़ा रह गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे दुख होना चाहिए या खुश होना चाहिए कि उसका दिल और दिमाग पूरी तरह चूयूनजो में उलझा हुआ था। कम से कम मेरी जाने की प्लानिंग बिना किसी शक के चलती रहेगी। अगली सुबह मैं फ्रेश होकर नीचे आया ही था कि असिस्टेंट चैन मेरे पास आया और उसने मुझे एक चमकता हुआ गोल्ड कार्ड दे दिया। यंग मैडम ने ये आपको देने के लिए कहा है। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि वो मुड़कर विला से बाहर चला गया। मैं वहीं खड़ा उस गोल्ड कार्ड को देखता रह गया। आखिर में मैंने उसे उठा लिया, लेकिन अपने वॉलेट में नहीं रखा। मैंने उसे उस दूसरे बैंक कार्ड के पास रख दिया जो मैं पहले ही युआन को वापस देने के लिए तैयार कर चुका था। वक्त आने पर मैं दोनों कार्ड्स उसे एक साथ लौटा दूंगा। मैंने उस कार्ड का 1 रुपया भी यूज नहीं किया और ना ही अपनी साइड जॉब्स छोड़ी। मेरी ट्यूशन फीस के लिए अभी भी पैसे कम थे, बस अब मुझे उससे छुपकर काम करने में और भी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता था। अच्छी बात ये थी कि वो चूयूनजो की देखभाल में इतनी बिजी रहती थी कि रोज सुबह जल्दी निकल जाती और रात को बहुत लेट घर आती। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। उस शाम मैं अपनी क्लास रियूनियन के लिए घर से निकल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं फ्रंट डोर से बाहर निकला, सामने से वो दोनों वापस आ रहे थे। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। मुझे झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं लगा। मैंने सीधा जवाब दिया, क्लास रियूनियन। वो आदत के मुताबिक तुरंत मना करने ही वाली थी कि तभी चूयूनजो अपनी हमेशा की नकली नरम आवाज में बोल पड़ा, ओ बच्चे को थोड़ी सोशल लाइफ जीने दो, बस उसके क्लासमेट्स ही तो हैं, ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसा करते हैं, अगर तुम्हें इतनी टेंशन है तो हम भी इसके साथ चलते हैं। उसकी ये सजेशन सुनकर युआन ने बिना सोचे सर हिला दिया। ठीक है, अगर तुम इतना ही जाना चाहते हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं नहीं चाहती इतने सारे बच्चे रात भर बाहर घूमते फिरे। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे मजबूरन उन दोनों को अपने साथ ले जाना पड़ा। जैसे ही मैं प्राइवेट रूम में घुसा, मेरे दोस्त, सबसे क्लोज दोस्त तुरंत मेरे पास आ गए। यीचिन भाई, कांग्रेचुलेशंस, सुना है तुम सिन्हुआ में सिलेक्ट हो गए। मेरा दोस्त अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही मैंने जल्दी से उसकी बात काट दी। तुम लोगों का किस स्कूल में एडमिशन हुआ? मुझे चुपचाप सर हिलाते देख वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर भी मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अरे हमारे मार्क्स तुम्हारे जितने थोड़ी थे। चिन्हा ने यही लोकल रहने का डिसाइड किया, इसलिए हमने इसी सिटी की यूनिवर्सिटी चूज की और मुझे तो पेरेंट्स की बात मानकर अभी ओवरसीज जाना पड़ेगा। मैं उन दोनों के कंधों पर हाथ रखकर रूम के अंदर चला गया, लेकिन मेरी नजर बिना सोचे पीछे बे युआन पर चली गई। वो सीधा मुझे ही अपनी ठंडी और एक्सप्रेशनलेस आंखों से देख रही थी। उसे ऐसे देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने मेरे दोस्त की बात सुनी थी या नहीं। मैं बस दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि उसने कुछ ना सुना हो। मेरी नजर को नोटिस करने के बाद भी बे युआन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही हम सब अंदर बैठे, उसने सबसे पहले कहा,
आज ड्रिंक्स और बाकी सारा खर्चा मेरी तरफ से। जैसे ही उसने ये कहा पूरा रूम चीयर करने लगा। डैम येचिन, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ कितनी गॉर्जियस और बैडएस है। भगवान मुझे भी बिल्कुल ऐसी सिस्टर इन लॉ दे। ऐसी बातें लगातार चलती रही। सच कहूँ तो अगर ये पहले वाली बात होती तो मुझे ये सब सुनकर बहुत प्राउड फील होता, जैसे ये तारीफ मेरी ही हो रही हो। मैं तुरंत बोल पड़ता, बिल्कुल सही, मेरी सिस्टर इन लॉ दुनिया की सबसे बेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल वुमन है। लेकिन अब मैंने बस हल्की सी स्माइल दी और चुप रहा। पूरी पार्टी के दौरान, शायद इसलिए क्योंकि वो दोनों इतने खूबसूरत कपल लग रहे थे, या शायद इसलिए क्योंकि बे युआन और चू युन जो सच में बहुत प्यार में दिख रहे थे, मेरे क्लासमेट्स की नजर उन दोनों से हट ही नहीं रही थी। सब उन्हें देखकर बहुत जेलस हो रहे थे। वाओ येचिन, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ अपने बॉयफ्रेंड का कितना ख्याल रखती है। मुझे तो बहुत जेलसी हो रही है सच में। उन्हें देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मुझे भी उनकी तरह कोई मैच्योर और गॉर्जियस वुमन मिल जाए। मेरा भी, मुझे भी काउंट करो। सब लोग एक साथ बोलने लगे और उन दोनों को टीज करने लगे। लेकिन अचानक युआन का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। तुम लोगों की एज में तुम्हें मेरे जैसी किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी एज की लड़कियों को देखना चाहिए। ये कहते वक्त उसकी नजर हल्की सी मेरी तरफ आकर रुक गई। एक पल में माहौल बिल्कुल शांत हो गया। मैं उसकी आंखों में छुपा हुआ मतलब समझ गया था, लेकिन मैंने अपनी बात अंदर ही दबा ली और माहौल हल्का करने के लिए बोला, अरे ये लोग बस मेरा साथ देने आए हैं, इनकी बातों को सीरियसली मत लो। चलो अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं। रूम के सामने वाली स्क्रीन पर अभी भी म्यूजिक वीडियो चल रहा था। म्यूजिक सुनते ही बाकी सब भी बात समझ गए और तुरंत मूड चेंज कर दिया। हाँ चलो गाना गाते हैं। पहला गाना मेरा। मैंने काफी टाइम से कोई नया सॉन्ग नहीं सुना था, इसलिए मैंने एक पुराना गाना लगा दिया जो मुझे पहले से आता था। एक सीक्रेट क्रश बहुत लंबा और दर्द भरा सफर होता है। मैंने माइक्रोफोन मजबूती से पकड़ा और मेलोडी के साथ गाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज में हल्की सी उदासी घुली हुई थी। जैसे ही गाना खत्म हुआ, सब दोस्त तुरंत तालियां बजाने लगे। डैम येचिन, तुम तो बहुत कमाल गाते हो। डैम येचिन, तुमने तो सीक्रेट क्रश का वो मीठा और दर्द भरा एहसास बिल्कुल परफेक्टली गा दिया। वैसे क्रश की बात चली है येचिन, अब तो ग्रेजुएशन भी हो गई है। जिस लड़की को पसंद करते हो उससे कन्फेस क्यों नहीं कर देते, वरना पता नहीं दोबारा कब मिलना हो। इतना बड़ा चांस मिस करना बहुत बुरा होगा यार। मैंने बिना सोचे एक पल के लिए बे युआन की तरफ देखा और तुरंत नजर हटा ली। मैंने बस सिर हिला दिया। मुझे कोई पसंद नहीं, लेकिन ऑब्वियसली किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उल्टा सब और ज्यादा टीज करने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्लास में बेल बजते ही तुम ड्राइंग बनाने लग जाते थे। मैंने देखा था, वो पक्का किसी लड़की की स्केच थी। हाँ मुझे भी याद है, मैंने भी देखा था। तुमने उसके लिए पूरा लव लेटर भी लिखा। मेरा डेस्क मेट भी मजाक में बोल पड़ा, अरे येचिन शर्माओ मत, मैंने तुम्हारी टेक्स्ट बुक देखी थी, उस पर हर जगह उसका नाम लिखा हुआ था। मैं देखना चाहता था लेकिन तुमने तुरंत छुपा लिया था। सब लोग नशे में थे और जोर जोर से चिल्लाकर मुझे कन्फेस करवाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग तो मेरा फोन छीनने भी लगे। मैं घबरा कर उसे बचाने लगा। तभी अचानक बे युआन खड़ी हो गई। उसने बस इतना कहा, मुझे एक काम है, मैं निकल रही हूँ। और वो चू युन जो के साथ जल्दी वहाँ से चली गई। उसे जाते देख मैंने चुपके से चैन की सांस। लेकिन अगले ही पल मुझे पता चला कि एक क्लासमेट मेरा फोन छीनकर मेरे पिन कॉन्टैक्ट पर कॉल लगा चुका था। मैंने तुरंत फोन वापस छीन। मैं कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था कि स्पीकर से बे युआन की धीमी आवाज सुनाई दी, शियाओ येचिन, मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करूंगी। अगले ही पल कॉल कट होने की बीप सुनाई दी और उसके शब्द हवा में गूंज कर रह गए। पूरा प्राइवेट रूम एकदम शांत हो गया। सबके चेहरे पर ऑकवर्डनेस और पछतावा साफ दिख रहा था। आखिर में एक दोस्त ने खामोशी तोड़ी, यार हमारा येचिन इतना अच्छा लड़का है, अगर वो इसे पसंद नहीं करती तो अंधी है। बिल्कुल। दोस्तों को मुझे तसल्ली देते सुन मैं बस सिर झुकाकर हल्की सी मुस्कान दे दी। कोई बात नहीं, मैंने धीरे से कहा। कुछ टाइम पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं उसे पसंद नहीं करूं। उस क्लास रियूनियन के बाद मेरी बे युआन से दोबारा मुलाकात नहीं हुई। अगली बार हम बी ग्रुप के एनिवर्सरी गाला में मिले, लेकिन पूरी रात हमारे बीच एक भी बात नहीं हुई। जब गेस्ट्स धीरे धीरे जाने लगे, बे युआन चू युनियोर के साथ मेरे पास आई। मैं एक कोने में अकेला बैठा था। वो बोली, मुझे कुछ काम खत्म करने हैं, ड्राइवर तुम दोनों को पहले घर छोड़ देगा। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया और उनके पीछे चल दिया। कार में बैठने के बाद मैं बिल्कुल चुप रहा। मैं बस चू युन जो और बे युआन के बहुत ही प्यार भरे गुड बाय को सुनता रहा। कार चल पड़ी। मैंने अपनी नजर वापस अंदर कर ली। जब बे युआन नजर से ओझल हो गई, तब चू युन जो ने बिल्कुल कैजुअली पूछा, तो येचिन क्या तुम्हें कोई पसंद है? तुम्हारी एज के लड़कों का किसी पर क्रश होना बिल्कुल नॉर्मल बात है, चलो बताओ। चू युन जो लगातार मुझे घूरता रहा। उसके चेहरे से लग रहा था कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो बार बार पूछता ही रहेगा। मजबूर होकर मैंने बस सिर हिला दिया। ये देखकर चू युन जो की आंखों में साफ साफ यकीन ना करने वाली एक्सप्रेशन आ गई। वो फिर बोल, सच में? बिल्कुल भी कोई नहीं, चाहो तो मैं तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड से सेटिंग करा देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। उसकी बात सुनते ही मैंने बिना एक सेकंड सोचे मना कर दिया। मुझे नहीं लगता था कि हमारे बीच का रिश्ता इतना था कि वो मेरी लव लाइफ में दखल दे। लेकिन अगले ही पल चू युन जो हंस पड़ा। पक्का मेरी हेल्प नहीं चाहिए, या फिर इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि तुम किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हो जिसके बारे में भूल भी नहीं सकते? उसकी मुस्कान अब भी बिल्कुल पोलाइट थी, लेकिन उसकी आंखों में जहर साफ दिख रहा था। तुम्हारी हिम्मत तो काफी है येचिन, अपनी ही सिस्टर इन लॉ के लिए इतनी गंदी फीलिंग्स रखते हो। सोचता हूँ अगर तुम्हारे मरे हुए पेरेंट्स ऊपर से देख रहे होंगे तो शायद उन्हें अफसोस होता होगा कि उन्होंने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। उसके हर जहर भरे लफ्ज के साथ मेरे चेहरे का रंग उड़ता चला गया। मैं अपनी सफाई देना चाहता था, मैं उससे जवाब देना चाहता था, लेकिन अगले ही पल अचानक ब्रेक्स की कान फाड़ देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। तेज झटके से हम दोनों आगे की तरफ उछल गए और सीट बेल्ट ने हमें जोर से वापस सीट पर खींच ली। गुस्से में चू युनजो ने तुरंत सिर उठाया ड्राइवर पर चिल्लाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, एक कंट्रोल से बाहर निकला हुआ ट्रक सीधा हमारी तरफ दौड़ता आ रहा था। ड्राइवर ने पूरी ताकत से
स्टीयरिंग घुमाया ताकि ट्रक से बच सके, लेकिन स्टीयरिंग ज्यादा घूम गई और कार सीधा गार्ड रेल से जा टकराई। एक बहुत जोर के क्रैश के साथ पूरी कार उलट गई और जोर से जमीन पर जा लगी। उस जबरदस्त इम्पैक्ट ने मुझे और चू युनजो दोनों को वहीं बेहोश कर दिया। जब मेरी होश वापस आई, मेरी नजर खून से धुंधली हो चुकी थी। मुझे पहले ही स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जा रहा था। अपनी धुंधली नजर से मुझे लगा मैंने बाई युआन को देखा। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर सच्ची घबराहट देखी। डॉक्टर उसके सामने टेंशन में खड़ा था। मिस बाय, हमने प्रोफेसर राफेल को बुला लिया है, जो हमारे सबसे बेस्ट स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो एक ही वक्त में 2 सर्जरीज नहीं कर सकते, तो पहले किसकी सर्जरी करें? बाई युआन की आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। जो बाद में सर्जरी करेगा उसके लिए कितना रिस्क है? डॉक्टर बहुत हिचकिचाते हुए बोला, दोनों पेशेंट्स के शरीर में रीबार घुस गया है। जिसकी सर्जरी बाद में होगी उसके परमानेंटली डिसेबल्ड होने का बहुत ज्यादा चांस है। बाई युआन काफी देर तक चुप रही, इतनी देर कि मैं दोबारा बेहोश होने ही वाला था। तब मैंने उसका जवाब सुना, पहले युनजो को बचाइए। ये कहकर वो मुड़ गई और चू युनजो के स्ट्रेचर के साथ ऑपरेशन थिएटर की तरफ चली गई। एक बार भी उसने मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा जब तक वो मेरी नजरों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई। होश खोने से पहले मेरी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। मुझे लगा जैसे मैं एक बहुत लंबा सपना देख रहा हूँ और उस सपने में हर जगह सिर्फ युआन ही थी। पिछले 10 सालों तक उसने मुझे हद से ज्यादा प्यार दिया था। जब भी स्कूल में कोई मुझे बुली करता, वो सब कुछ छोड़कर तुरंत मेरे लिए आ जाती। किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुझे हाथ लगाने की। जब मुझे बार बार बुरे सपने आते और मैं डर कर उठ जाता, वो तुरंत मेरे रूम में आ जाती, मुझे गले लगाकर बार बार कहती, डर मत, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ यही है। एक बार रोड क्रॉस करते वक्त मैं गिर गया था। वो सबसे पहले दौड़कर मेरे पास पहुंची थी और मुझे संभाल लिया था। तब मैं बहुत खुश होकर पूछा था, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? उसने प्यार भरी आंखों से मुस्कुराकर कहा था, क्योंकि यीचिन मेरी सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। लेकिन अब जब उसे किसी एक को चुनना पड़ा तो उसने मुझे ही छोड़ दिया। पहले युनजो को बचाइए। अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान युनजो था। मैं अब उसकी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान नहीं रहा था। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। जब मेरी आंख खुली, मेरे बेड के पास सिर्फ एक नर्स बैठी थी। मुझे होश में देखकर वो मुस्कुरा दी। अच्छा हुआ आप उठ गए। जो दूसरे जेंटलमैन आपके साथ लाए गए थे उन्हें तो काफी पहले होश आ गया था, बस आप ही इतनी देर से बेहोश थे। मैंने कमजोर सी कोशिश करके अपनी उंगलियां और पैर हिलाए। बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन शुक्र था कि मुझे सब महसूस हो रहा था। मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं डिसेबल्ड नहीं हुआ था, लेकिन क्या उसने मुझे ही छोड़ दिया था? मेरी धीमी सी बात सुनकर नर्स ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, बहुत क्लोज कॉल था। आपका ये पैर लगभग काटना पड़ जाता, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले ने आप पर मेहरबानी की। डॉक्टर्स आपका पैर बचाने में सक्सेसफुल हो गए और आप बच गए। मेरी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, शुक्र है मेरा पैर बच गया। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया और मैंने कमजोर आवाज में पूछा, बाई युआन कहाँ है? नर्स ने बिना घुमाए सीधा जवाब दिया। उसकी आवाज में हल्की सी जेलसी भी थी। मिस बी तो पूरे टाइम नेक्स्ट रूम में ही थी, दूसरे जेंटलमैन के साथ। मैंने सुना है उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। दोनों साथ में कितने स्वीट लगते हैं। क्या मैं उन्हें आपके पास बुलाऊं? मैं कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। जरूरत नहीं, अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में जितने दिन मैं एडमिट रहा, बाई युआन एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई और मैंने भी उसके बारे में पूछना बंद कर दिया। डिस्चार्ज वाले दिन आखिर उसका फोन आया, मैं आजकल बहुत बिजी थी इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाई। सुना है आज तुम डिस्चार्ज हो रहे हो, मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूंगी, वो तुम्हें घर ले आएगा। मैंने बस हल्का सा हूँ कहा और कुछ नहीं बोला, लेकिन बाई युआन ने भी फोन नहीं काटा। मुझे लगा शायद उसे और कुछ कहना है। मैं चुपचाप उसके बोलने का वेट करता रहा। वो एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे से पूछा, रिकवरी कैसी चल रही है? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस युनजो का ध्यान रखिए, मेरी टेंशन मत लीजिए। मेरा जवाब सुनकर बाई युआन तुरंत कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने कॉल कट कर दिया। बीजिंग छोड़ने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। मैं अपना सारा लगेज पहले ही पैक कर चुका था। उसी वक्त बाई युआन घर वापस आई। फ्लोर पर रखे इतने सारे बैग्स देखकर उसने पूछा, इतनी पैकिंग किस लिए कर रहे हो? मैंने अपनी सूटकेस में आखिरी सामान रखा और बिल्कुल शांत आवाज में बोला, 3 दिन बाद स्कूल स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पहले ही सब पैक कर रहा हूँ। ये सुनकर बाई युआन के दिल में अजीब सी बेचैनी उठ गई। वो नॉर्मली किसी बात को इतना नहीं खींचती थी, लेकिन फिर भी उसने पूछा, स्कूल के लिए इतना सारा लगेज ले जाना जरूरी है? मैंने सिर हिला दिया, हाँ, एक ही बार में सब ले जाऊंगा, बाद में बार बार परेशानी नहीं होगी। मैंने उसकी टेंशन भरी नजरों को इग्नोर किया और सारी पैक्ड सूटकेसेस एक कोने में रख दी। फिर उसकी तरफ देखकर बोला, सिस्टर इन लॉ, स्कूल स्टार्ट होने से पहले घर पर एक लास्ट मील साथ में खा लेते हैं। मैं आपके लिए खाना बनाना चाहता हूँ। ये बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, लेकिन बाई युआन ने तुरंत हाँ नहीं की। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हम कभी भी साथ में खा सकते हैं। तुम्हारी यूनिवर्सिटी तो इसी सिटी में है और मैं भी जल्द ही छिंगवा यूनिवर्सिटी के पास वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाली हूँ। इतनी जल्दी की कोई बात नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में वो जिद थी जो उसने बहुत टाइम से नहीं देखी थी। बस इस बार, सिर्फ एक बार काफी है। उसने 5 साल तक मेरी परवरिश की थी। मैं बस उसके लिए एक आखिरी बार खाना बनाना चाहता था, अपने आखिरी अलविदा के लिए। बाई युआन कुछ देर तक मुझे देखती रही। आखिर में उसने हार मान ली। ठीक है, जैसे तुम चाहो। उस दिन के बाद मैं अपने सारे बाकी काम खत्म करने में इतना बिजी हो गया कि मुझे ये देखने का भी टाइम नहीं मिला कि बाई युआन क्या कर रही थी। फिर स्कूल स्टार्ट होने का दिन आ गया। मैंने आधा दिन लगाकर पूरी टेबल भरकर खाना बनाया। उसके बाद में डाइनिंग टेबल पर बैठकर बाई युआन का वेट करने लगा। लेकिन वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और बाई युआन वापस नहीं आई। खाना धीरे धीरे ठंडा होता गया। मैंने उसे कॉल किया, 1 कॉल, 2 कॉल, 10 कॉल, लेकिन उसका फोन कनेक्ट ही नहीं हुआ। मैं फोन रखने ही वाला था कि एक नोटिफिकेशन आई। वो
वो चू युनजो का मैसेज था। हर लफ्ज में साफ साफ चैलेंज और मजाक था। वेट करना बंद करो, मेरी सोशल मीडिया देख लो। मैं एक पल के लिए जम गया। मैंने उसका प्रोफाइल खोला और उसकी नई पोस्ट देखी। फोटो में बई युआन थी, वही औरत जिसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ खाना खाने जरूर आएगी। वो चू युनजो के बिल्कुल पास बैठी थी। फोटो में फ्लावर्स थे, बलून्स थे और स्टेक भी था। जो भी देखता बस यही कहता कि ये परफेक्ट कपल है। आज हमारा आखिरी अलविदा होना था, लेकिन वो इतना भी नहीं कर पाई। मैं उस पोस्ट को काफी देर तक देखता रहा। आखिर में मैंने चुपचाप उस पोस्ट को लाइक कर दिया। फिर वापस आकर मैंने चू युनजो का कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया और उसके बाद मैंने बई युआन को भी डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने अपना वीचाट अकाउंट भी पूरी तरह डीएक्टिवेट कर दिया। पूरा प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली खत्म हो गया। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना सिम कार्ड निकाला, उसे बीच से तोड़ दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। आखिर में मैंने वो चीजें निकाली जो पहले से तैयार करके रखी थी। वो बैंक कार्ड जो मैं बे युआन को वापस देने वाला था और उसके बाद उसने जो गोल्ड कार्ड मुझे दिया। मैंने दोनों कार्ड्स लिविंग रूम में सबसे क्लियरली दिखने वाली जगह पर रख दी। उनके ऊपर सिर्फ एक छोटा सा नोट रखा था। उस नोट में मैंने अपना आखिरी मैसेज लिखा, सिस्टर इन लॉ, इस रिश्ते में मैं अब छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरफ पहले ही 999 कदम चल चुका हूँ। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं। उम्मीद करता हूँ तुम्हें भी कभी नहीं होगा। ये लिखने के बाद मैंने एक आखिरी बार उस विला को देखा जो पिछले 10 साल से मेरा घर था। फिर मैंने अपनी सूटकेस उठाई, घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मैं सीधा कैब लेकर एयरपोर्ट चला गया और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बे युआन, आज से मेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है, तुम्हारे बिना। तीसरे दिन की सुबह बे युआन आखिर घर वापस आई। कार में बैठे बैठे भी उसे मेरा ख्याल था और उसने असिस्टेंट चेन को कॉल करके कहा कि मेरे लिए एक गिफ्ट ले लेना। असिस्टेंट चेन में हाँ कहा, फोन रखा और सीधा कलेक्टेबल फिगर लेने चला गया। तब तक बे युआन विला के अंदर आ चुकी थी। जैसे ही वो डाइनिंग रूम के पास से गुजरी, उसकी नजर टेबल पर पड़ी। पूरी टेबल पर अब भी वही खाना लगा हुआ था। गर्मी का मौसम था। वो खाना 2 दिन और 2 रात से वहीं पड़ा था। अब उसका सारा स्वाद और रंग खत्म हो चुका था और उसमें से हल्की सी बदबू आने लगी। पता नहीं क्यों एक पल के लिए बे युआन को ऐसा लगा जैसे वो मुझे अब भी उस टेबल पर जिद से बैठा हुआ देख रही हो, उसका वेट करते हुए। लेकिन बिल्कुल उस खाने की तरह जिस इंसान ने वो खाना बनाया था, उसे भी आखिर तक उस इंसान का इंतजार ही मिला जिसका वो वेट कर रहा था। उसके सीने में अचानक गिल्ट की एक चुभन सी हुई। लेकिन कुछ देर बाद वो बस डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई। उसने हाउसकीपर को फोन करके तुरंत बुलाया और ऑर्डर दिया कि पूरा खाना फेंक दिया जाए। ये चिन, आदतन उसने मेरा नाम पुकारा, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। वो एक पल के लिए रुक गई। फिर उसने सोचा कि शायद मैं कैंपस के लिए निकल चुका हूँ। अपनी कनपटी दबाते हुए बे युआन सोफा पर बैठ गई। बस एक कैजुअल सी नजर में ही उसकी नजर सामने रखी चीजों पर बढ़ी। 2 बैंक कार्ड्स और एक हैंड रिटन नोट। उसने हाथ बढ़ाकर नोट उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसके शब्द पढ़े वो वहीं जम गई। मैं छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या था? पता नहीं क्यों बे युआन के अंदर अचानक एक अजीब सी घबराहट फैल गई। उसने तुरंत फोन निकाला और वो नंबर डायल किया जो उसे जुबानी याद था, लेकिन सामने से सिर्फ एक ठंडी रोबोटिक आवाज आई, द नंबर यू हैव डायल्ड कैन नॉट बी रीच्ड। वो एक पल के लिए बिल्कुल सुन रह गई। फिर उसने हमारी चैट खोली और जल्दी से मैसेज टाइप किया, तुम कहाँ हो? लेकिन रिप्लाई में सिर्फ एक लाल एक्सक्लेमेशन मार्क दिख। बे युआन के अंदर का गुस्सा एक ही पल में फट पड़ा। उसने जोर से अपना फोन सामने फेंक दिया। इसे लगता है अब ये बहुत बड़ा हो गया। हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉन्टैक्ट ब्लॉक और डिलीट करने? उसने तुरंत कार कीज उठाई, फ्लोर से फोन वापस उठाया और गुस्से में विला से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वो डोर के बाहर पहुंची, सामने असिस्टेंट चेन गिफ्ट बॉक्स लेकर खड़ा था और दोनों की टक्कर हो गई। बाई युआन के चेहरे पर इतना गुस्सा देखकर असिस्टेंट चेन हिचकिचाते हुए धीरे से बोला, मिस बाई, ये फिगर वापस कर दो। बाई युआन ने गुस्से से भरी आवाज में तुरंत बोल दिया। लेकिन जब उसने देखा कि असिस्टेंट चेन सच में मुड़कर कलेक्टेबल फिगर वापस करने जा रहा है, तो उसने उसे रोक दिया। रहने दो, फिगर मुझे दे दो, तुम बस वापस चले जाओ। उसके चेहरे का अंधेरा देखकर असिस्टेंट चेन एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने चुपचाप गिफ्ट उसके हाथ में दिया और जल्दी से विला से बाहर निकल गया। विला की बाउंड्री के बाहर पहुंचने के बाद ही उसने चैन की सांस ली। दूसरी तरफ बाई युआन सीधा उस घर की तरफ ड्राइव करके गई जो उसने सिंघुआ यूनिवर्सिटी के पास खरीदा था। वो गुस्से में सीधा अंदर घुस गई। उसका इरादा था कि मुझसे जवाब मांगेगी, लेकिन रूम के अंदर जाते ही उसने देखा कि वहाँ किसी के रहने का एक भी निशान नहीं था। ये देखते ही बाई युआन कड़वी हंसी हंस पड़ी। तो अब तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े हो गए हो? मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, गायब हो गए और अब मेरे घर में भी नहीं रहना चाहते? ठीक है, देखते हैं मुझसे कितनी देर तक छुप सकते हो। बाई युआन सीधा सिंघुआ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गई। लंच ब्रेक चल रहा था। उसने यूनिवर्सिटी को डोनेट की हुई लेबोरेटरी बिल्डिंग का सहारा लेकर स्टूडेंट डेटाबेस देखने की परमिशन मांगी। वो पता लगाना चाहती थी कि मैं किस क्लास में हूँ और कहाँ रहता हूँ। लेकिन लगभग पूरी दोपहर सर्च करने के बाद प्रिंसिपल ने अपने माथे का पसीना पोंछा और आखिर सर हिला ही दिया। मिस बाई, बात ये नहीं है कि हम आपसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स में उनकी कोई फाइल नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ही नहीं, वो यहाँ पढ़ते ही नहीं है। ये सुनते ही बाई युआन एकदम से सन्न रह गई। उसे मेरा वो आखिरी नोट याद आ गया जिसमें मैंने लिखा था कि मैं सब छोड़ रहा हूँ। उसे 2 महीने पहले का वो दिन भी याद आ गया जब उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने सिंघुआ में अप्लाई किया है, और उसने मेरे चेहरे पर आई उस छोटी सी गिल्ट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। अचानक उसे सब समझ आ गया। मैं उससे उसी दिन से झूठ बोल रहा था। जब मैंने कहा था कि मैं सब छोड़ रहा हूँ, उसका मतलब था कि मैं उससे प्यार करना छोड़ रहा हूँ और हमेशा के लिए उसकी दुनिया से गायब हो जाऊंगा। बाई युआन धीरे से कुर्सी पर वापस गिर सी गई। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके पास कहने के लिए एक भी लफ्ज नहीं बचा था। प्रिंसिपल ने उसके चेहरे पर इतना गहरा दर्द देखकर
कर संभलते हुए पूछा, मिस बाई, जो लेबोरेटरी बिल्डिंग का प्रॉमिस आपने किया था, क्या वो अब भी रहेगा? बाई युआन धीरे से खड़ी हुई और प्रिंसिपल को हाथ से रोक दिया, जो उसके पीछे आने की कोशिश कर रहा था। जो लेबोरेटरी बिल्डिंग मैंने प्रॉमिस की थी, उसका अरेंजमेंट मैं जल्द ही किसी को भेजकर करवा दूंगी। यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलते वक्त बाई युआन को अचानक अपने दिल में एक बहुत बड़ा खालीपन महसूस हुआ। क्या सिंघुआ में एडमिशन लेना हम दोनों के बीच एक प्रॉमिस नहीं था? मैं इतनी मेहनत से पढ़ाई करता था सिर्फ इसलिए कि मेरे मार्क्स सिंघुआ के कट ऑफ के करीब पहुंच सके, सिर्फ इसलिए ताकि मैं इसी सिटी में रह सकूं, उसके पास रह सकूं। फिर मैंने अचानक अपना फैसला क्यों बदल दिया? क्या मैंने वाकई उसे हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर लिया था?